सोचिए दोस्तों, जिस कंट्री के सोल्जर्स आपके साथ लड़े, आपके साथ मरे, आपके साथ कॉफिन्स में वापस आए, आज उन्हीं को बोला जा रहा है तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक सुपर पावर सिर्फ एक स्टेटमेंट से कमजोर हो सकती है, आज का एपिसोड इसका जवाब है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होने वाला है। दोस्तों, दरअसल ये वीडियो ट्रम्प के बारे में कम है और सुपर पावर की मौत के बारे में ज्यादा है। दोस्तों, वॉर में सबसे सस्ती चीज होती है स्पीच और सबसे महंगी चीज होती है सैक्रिफाइस। दोस्तों, जब ट्रम्प ने ये कहा कि तुम्हारी सैक्रिफाइस मैटर नहीं करती, तो वो उन सोल्जर्स की नहीं, इतिहास को इंसल्ट कर रहे हैं। आज अमेरिका कमजोर इसीलिए नहीं क्योंकि रशिया स्ट्रांग है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अमेरिका बोलने से पहले सोच ही नहीं रहा। दोस्तों, इस पूरे इशू में सबसे डेंजरस चीज जो हुई है वो न्यूज में दिख भी नहीं रहा है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बात क्लियर कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले स्टेटमेंट्स के बाद अब एक तरह से यूके से माफी मांगी है। जी हाँ, डायरेक्ट अपोलॉजी तो नहीं, लेकिन आप समझेंगे कि जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में इससे ज्यादा पीछे जाना मुश्किल होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल किया है। ट्रंप ने पब्लिकली कहा है कि यूके सोल्जर्स इन अफगानिस्तान वेर अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वॉरियर्स। सरफेस लेवल पर अगर आप देखें, ये एक रेस्पेक्टफुल स्टेटमेंट लगता है, एक डैमेज कंट्रोल लाइन लगती है। और हाँ, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पहले के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग टोन है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ट्रम्प ने अब क्या बोला। सवाल ये है ट्रम्प को ये क्यों बोलना पड़ा। सवाल ये है ऐसा क्या हुआ कि व्हाइट हाउस को अपनी लैंग्वेज सॉफ्टन करनी पड़ी। इस एपिसोड में हम इसी पूरे बैकग्राउंड को समझेंगे। हम देखेंगे ट्रम्प ने पहले क्या बोला, उससे नेटो अलाइज क्यों भड़के, यूके और यूरोप में आउटरेज क्यों हो गया, वेटरन्स और लीडर्स ने रिएक्ट क्यों किया, और कैसे एक स्टेटमेंट ने अमेरिका की पूरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए आज का डिस्कशन सिर्फ एक सॉरी के बारे में नहीं है। आज का डिस्कशन इस बारे में है कि जब एक सुपर पावर का लीडर बोलता है तो उसके वर्ड सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनते, वो जियोपॉलिटिक्स का डायरेक्शन सेट करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ दोस्तों, अब चलिए समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या और क्यों ट्रम्प का ये वॉक बैक एक नॉर्मल क्लैरिफिकेशन नहीं लगता मुझे, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग सिग्नल है। दोस्तों, सुपर पावर्स मिसाइल से नहीं बनती, सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स रख लेने से कोई ग्लोबल लीडर नहीं बन जाता। सुपर पावर जीडीपी से भी नहीं बनती, वरना चाइना कब का दुनिया का बॉस हो चुका होता, इजंट इट। सुपर पावर बनती है ट्रस्ट से, विश्वास से। वो ट्रस्ट, वो विश्वास जो सालों में बनता है, जो वॉर्स में टेस्ट होता है और सिर्फ एक गलती से टूट जाता है। मैं देशों की बात कर रहा हूं, दो दोस्तों के बीच यानी देशों के बीच। अब जरा सोचिए, अमेरिका की असली ताकत क्या थी? यूएस नेवी? वेल यस, पावरफुल है, पर अकेली नेवी से दुनिया तो कंट्रोल नहीं होती। तो अब क्या कहोगे, डॉलर? हाँ, डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, पर जब लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं तो करेंसी भी सिर्फ एक कागज का ही टुकड़ा है, इजंट इट। फिर आप क्या बोलोगे, टेक्नोलॉजी? हाँ, बेस्ट है अमेरिका की, पर टेक्नोलॉजी एलाइज के बिना सिर्फ गैजेट्स बन के रह जाएगी। अमेरिका की दोस्तों असली ताकत डोनाल्ड ट्रंप के गद्दीमान होने से पहले थी उसके एलाइज। यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, नेटो, ये सारे इसके मित्र देश थे। ये सब अमेरिका के साथ इसीलिए खड़े नहीं थे क्योंकि अमेरिका उन्हें दबा के रखता था, बल्कि इसीलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें भरोसा था। 80 साल से दुनिया ने एक सिंपल पैटर्न देखा, अमेरिका के साथ खड़े हो जाओ, वो तुम्हें बैटलफील्ड में अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। कोरिया हो, कोरियन वॉर हो, कोल्ड वॉर हो, गल्फ वॉर हो या फिर अफगानिस्तान, मैसेज क्लियर था, अलायंस मींस लॉयल्टी। और इसी ट्रस्ट फाउंडेशन पे नेटो खड़ा था। नेटो सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं था दोस्तों,
नेटो एक प्रॉमिस था, एक प्रॉमिस कि अगर कल मुसीबत आई तो वॉशिंगटन फोन उठाएगा। अब इमेजिन कीजिए, उस ट्रस्ट का गार्डियन, उस प्रॉमिस का सिग्नेटरी खुद ही स्टेज पे आके बोलने लगे, तुम लोग तो बेकार हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, हम ही लड़ रहे थे, यानी अमेरिका। दोस्तों ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो आप फाउंडेशन पे ही अटैक कर रहे हो। ये ऐसा है जैसे घर का मालिक खुद बोले कि इस घर में रहने वाले सब नल्ले हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। इस मोमेंट के बाद घर खड़ा रह भी जाए तो दीवार के अंदर दरार आ जाएगी, इजंट इट? और इसीलिए तो ये हुआ है, और वही तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की, ये कोई नेगोशिएशन टैक्टिक भी नहीं है, ये एक सेल्फ सैबोटाज है। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जिस डाल पे आप बैठे हो उसी को काटना। अमेरिका किसी दुश्मन के हाथ से कमजोर नहीं हो रहा, अमेरिका अपने ही हाथ से अपनी सुपर पावर वाली कुर्सी का एक पाया तोड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प को एक प्रॉब्लम भी है, उसके लिए वॉर भी एक रियलिटी शो है। वन लाइनर्स, ड्रामा, टीआरपी, पता नहीं, हर चीज में ड्रामा और सेंसेशनलिज्म बहुत ज्यादा पसंद है डोनाल्ड ट्रम्प को। पर फ्रेंड्स, बैटलफील्ड में वन लाइनर्स नहीं चलते, वहां सिर्फ बॉडी बैग्स आते हैं, लाश, शहीदों के लाश आते हैं, डेड सोल्जर्स के बॉडी बैग्स। अफगानिस्तान कोई अमेरिकन ईगो ट्रिप नहीं था, वो एक कलेक्टिव डिसीजन था। आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। और इस कॉल पे कौन आया? ये जो अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ये वाले कॉल पे कौन आया? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोगों ने अपनी फौजें भेज दी। इन लोगों का 9/11 से क्या लेना देना था, आप ही सोचिए। पर ये सारे फिर भी आए ना, क्योंकि अलायंस का मतलब होता है शेयर्ड रिस्क। अब दोस्तों, यहीं पे हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का इशू नहीं है, यहां से बात कैरेक्टर की हो जाती है, किरदार। क्योंकि जो चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो गलत है। और उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि ये कौन बोल रहा है, ये एक प्रेसिडेंट बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट। ये कोई डेकोरेटेड जनरल नहीं है, ये कोई वॉर वेटरन नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है जो कभी ट्रेंच में खड़ा हुआ हो। ये वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट तो है अमेरिका का, लेकिन वो वियतनाम वॉर के टाइम ड्राफ्ट से भाग गया। इसका क्या मतलब था? वियतनाम वॉर के वक्त अमेरिकी लोगों को बोला गया था कि तुम आर्मी आओ, आर्मी को सपोर्ट करो, ये भाग गया था वहां से। जी हाँ दोस्तों, ये भाग गया था डोनाल्ड ट्रंप। और ये एक बार नहीं भागा, दो बार नहीं भागा, ये पांच पांच बार भागा। हर बार इसने अवॉइड किया वो वियतनाम वॉर में यूएस आर्मी को सपोर्ट करना, ज्वाइन करना, जो नॉर्मली लोग जो जाते हैं कंपलसरी सर्विस, पार्ट ऑफ दैट। कभी बोन स्पर का बहाना, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट, कभी पेपर वर्क। आई मीन, आप सोचिए दोस्तों, जो खुद यूनिफॉर्म से दूर भागा है, जो खुद वॉर से दूर भागा है, जो खुद रिस्क से दूर भागा है, आज वो करेज का लेक्चर दे रहा है। इतना बड़ा दोगला है ये आदमी। दोगलेपन का एवरेस्ट है ये आदमी, दोगला नहीं है, दोगलेपन का एवरेस्ट है ये। और एक और चीज क्लियर है, वॉर में जाना हो या ना जाना हो, हर इंसान का पर्सनल डिसीजन होता है। चलो ठीक है, आपको अगर एक ऑप्शन दिया गया, देन यू विल से कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स फाइन। लेकिन एक मॉरल रूल होता है दुनिया का कि जो खुद कभी नहीं गया वॉर में, वो जंग में जाने वाले लोगों को जज तो नहीं करता। जो खुद यूनिफॉर्म नहीं पहनी जिसने कभी, वो यूनिफॉर्म की इज्जत करता है, कम से कम उसको डिग्रेड तो नहीं करता। जो खुद बैटलफील्ड कभी नहीं गया, वो बैटलफील्ड पे गए हुए लोगों के लिए सिर्फ एक काम करता है कि उनके सामने नमन करता है, सिर झुकाता है, भैया तुमसे बड़ा कोई ग्रेट नहीं है, यू हैव मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस। हम भी हमारे सोल्जर्स को यही बोलते हैं ना, कि यू हैव मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, तुमसे ग्रेटेस्ट और कोई नहीं हो सकता। ट्रम्प ने इसका पूरा उल्टा किया, उसने कहा तुम लोग फ्रंट लाइन में थे ही नहीं, ये नेटो वालों को कह दिया इसने। नेटो दोस्तों, नेटो देशों को दोस्तों, सोचिए, तुमने कुछ किया ही नहीं। ये सिर्फ कोई बदतमीजी नहीं है दोस्तों, ये एक मॉरल बैंक्रप्सी है डोनाल्ड ट्रंप की। ये उस माँ के मुंह पे थप्पड़ है जिसका बेटा अफगानिस्तान से जिंदा नहीं लौटा। ये उस यूएस सोल्जर के जख्मों पे नमक है जो आज भी व्हील चेयर पर बैठा है। मैं ये इतना डिटेल में बोल क्यों रहा हूं दोस्तों?
क्योंकि उन लोगों को, उन देशों को समझना चाहिए जो अमेरिका के साथ जाते हैं, उनके साथ होता क्या है। यही होता है। आप ब्लाइंडली कभी भी एक चीज को सपोर्ट करोगे, यही होगा। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रखोगे, जो भारत ने अब रखा है, यही होगा। और भारत ने भी अपनी अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर दी, तो भारत के साथ भी यही होगा जब वो किसी एक कैंप में जाके बैठेगा। पहले भारत रशिया के कैंप में थोड़ा बहुत बैठता था, तो देखिए क्या मिलता था रशिया से हमको। जब हमने मल्टी अलाइनमेंट शुरू की, नॉट ओनली रशिया बट विद अदर्स ऑल्सो, तब देखिए रशिया ऑल्सो रेस्पेक्ट्स अस। सेक्रीफाइस नेगोशिएबल हो गई है दोस्तों यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रम्प के केस में। उसने जो बातें की, ट्रम्प यहाँ सिर्फ सोल्जर्स को नीचा नहीं दिखा रहा, वो इतिहास को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा इतिहास जहां खुद का भागना छुप जाए, उसका खुद का, और दूसरों का खून मीनिंगलेस लगने लगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, जो आदमी खुद लड़ने से भागा, उसको लड़ने वालों के बारे में बोलने का कोई मॉरल लाइसेंस नहीं होता। जीरो। जीरो। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा लेट्स से इमोशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल बातें कर ली हमने, थोड़ा चार्ज हो गए, डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, हटाओ। जब कोई लीडर हिस्ट्री को ट्विस्ट करने लगता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आंकड़े, फिगर्स। आंकड़े चिल्लाती नहीं है दोस्तों, आंकड़े गालियां नहीं देती, आंकड़े सिर्फ सच बोलते हैं। तो चलिए सिर्फ आंकड़े देखते हैं एक बार। अफगान वॉर में टोटल अमेरिकन कैजुअलिटीज कितनी हुई? अप्रोक्सीमेटली 2,500 अमेरिकन कैजुअलिटीज, 2,500। 2,460 टू बी प्रिसाइज। अब ध्यान से सुनिए, टोटल नॉन अमेरिकन नेटो कैजुअलिटीज कितनी हुई? 1,025। इसका मतलब क्या है? वन थर्ड लाशें तो उनकी भी गिरी, नेटो वालों की। सिंपल लैंग्वेज में, हर 3 सोल्जर्स में से एक सोल्जर तो नेटो का भी गिरा है, अगर दो तिहाई तुम्हारा है तो। अब जरा रुक के सोचिए दोस्तों, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये कोई फुटनोट वाला नंबर नहीं है। हजारों कॉफिन्स हैं, हजारों फ्यूनरल्स हैं, हजारों फैमिलीज हैं जो बिछड़ गई, और जिनके अपनों ने अपनी जान दी है, जो आज भी किसी का वेट कर रही है शायद, जो कभी वापस नहीं आने वाले। और अब इसके बाद ट्रम्प का ये नैरेटिव, ये लोग फ्रंट लाइन में थे ही नहीं, हम ही लड़ रहे थे, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है। यहीं पे दोस्तों लॉजिक बंद हो जाता है ही नहीं। स्टॉप। अगर ये लोग फ्रंट लाइन में थे ही नहीं, तो फिर एक सीधा सवाल ये है, जो फ्रंट लाइन में था ही नहीं वो मरा कैसे? ये 1,025 जो लोग मरे हैं, ये मरे कैसे? क्या ये लोग ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मर गए? क्या सेफ जोन में बैठे बैठे आईडी ब्लास्ट हो गया और उड़ गए ये लोग? क्या बॉडी बैग्स गलती से बन गए? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हो, तो पूरा नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प का। डोनाल्ड ट्रम्प एक एक ऐसा बंदा है जो एक एक्सेलेंट नैरेटिव सेट करता है। मैं जो कह रहा हूँ वही सही, वो 10 बार झूठ कहेगा, लगने लगेगा लोगों को, हाँ भाई यार ये यूएस प्रेसिडेंट है, 10 बार कैसे झूठ बोल सकता है? नहीं, उसमें खूबी है, वो 10 बार बोल के सच साबित करते हैं उस झूठ को। ट्रम्प का स्टेटमेंट सिर्फ एग्जैजरेशन नहीं है दोस्तों, ये एक स्टेटिस्टिकल झूठ है। क्योंकि आज अगर आप बोल दोगे तुमने सेक्रीफाइस नहीं की, तो कल कोई बोलेगा तुम्हारी अलायंस की भी जरूरत नहीं है, यूएस की। और इसी पॉइंट पे नेटो सिर्फ एक मिलिट्री ब्लॉक नहीं रहता, वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। नेटो की जरूरत ही क्या है? ट्रम्प ने सोचा होगा मैं इंसल्ट करूंगा, थोड़ा नॉइज होगा, फिर बाद में सब भूल जाएंगे। पर वो एक बात भूल गया, नेटो कंट्रीज ऑटोक्रेसीज नहीं है, दे आर डेमोक्रेसीज। वहां पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, वहां वेटरन्स वोट करते हैं जाकर, वहां सोल्जर्स नेशनल सिंबल्स होते हैं शायद। और जब आप सोल्जर्स को इंसल्ट करते हो, तो आप किसी गवर्नमेंट को नहीं, पूरा सोसाइटी को चैलेंज करते हो। इस पॉइंट के बाद तो यूरोपियन लीडर्स के पास भी कोई चॉइस नहीं बची है। अब वो ट्रम्प के साथ सॉफ्ट नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी पब्लिक उन्हें अलाउ नहीं करेगी। अब दोस्तों, मेन मुद्दे पे आते हैं, इन सबसे खुश कौन होगा? इस पूरे तमाशे का, इस पूरे शोर शराबे का, इस पूरे ट्रांस अटलांटिक सो कॉल्ड ब्रेकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा उठा कौन रहा है? यूरोप? नो। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं। भारत? ना। रूस और चीन। और आयरनी देखिए दोस्तों, ना किसी ने मिसाइल फायर की, ना किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया, ना किसी ने सैंक्शन लगाया। अमेरिका ने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी कमजोर कर दी है।
और जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों ये ड्रीम सिनेरियो होता है आपके राइवल्स के लिए। आज बीजिंग के फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं हो रही, वहां कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक टेंशन है, अभी जिनपिंग ने जेंग यूशिया जो उनके सबसे ट्रस्टेड मिलिट्री लीडर थे उसको गायब कर दिया है। पर ये अमेरिका को कैसे पछाड़ना है उसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि वो ट्रम्प खुद ही पछाड़ते जा रहे हैं। वहां सिर्फ एक शांत सी मुस्कुराहट है चीन और रशिया में। चाइनीज डिप्लोमेट शायद आपस में ही एक लाइन बोल रहे होंगे कि देखा, डेमोक्रेसी इमोशनल होती है, डेमोक्रेसी अनस्टेबल होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक ऑटोक्रेटिक लीडर होना चाहिए। उनके लिए ट्रम्प एक वार्निंग नहीं, एक केस स्टडी है। वो बोल रहे हैं देखो, जब लीडर इंपल्सिव हो जाए, जब इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाए, तो अलायंसेस का क्या हाल होता है। ये अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं वो लोग, चीन और रूस। अब रूस की तरफ देखिए, क्रेमलिन क्रेमलिन में जनरल्स कोई स्पीच नहीं दे रहे, वो बस मैप देख रहे हैं। और वो सोच रहे होंगे कि नेटो को तोड़ने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जो काम रशिया कोल्ड वॉर से नहीं कर पाया, वो आज इजीली हो जा रहा है। अमेरिका ने खुद ही कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प को वो गद्दी देकर। रशिया के लिए ये सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन है। उनका नैरेटिव सही साबित हो रहा है। वेस्ट डिवाइडेड है, अलायंस सिर्फ पेपर पर है, प्रेशर आने पे सब अपना अपना देखेंगे। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। नो रिटालिएशन, नो एस्केलेशन, नो रिस्क एट ऑल। इसको जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं स्ट्रेटेजिक विंड फॉल। जब आपका राइवल खुद अपनी पोजीशन वीकन कर दे, तो आप सिर्फ वेट करते हो। ट्रंप ने चीन और रूस को एक हाथ में एक गिफ्ट दे दिया है नैरेटिव पावर का। अब जब भी अमेरिका किसी को बोलेगा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो करो, तो सामने से सवाल आएगा कौन से रूल्स भाई, वही जो आप खुद तोड़ते हो। यही आएगा ना, एवरीबॉडी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। आप खुद ही फॉलो नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ। मिसाइल से ज्यादा खतरनाक होते हैं दोस्तों ऐसे मूवमेंट्स, मिसाइल से ज्यादा। क्योंकि मिसाइल्स तो सिटीज तोड़ेंगे, पर क्रेडिबिलिटी का कोलैप्स पूरी सिस्टम को हिला देगा। और ये वही है, आज जो हो रहा है वो एक अलायंस का कोलैप्स नहीं है, वो एक मैसेज का कोलैप्स है, मैसेजिंग का कोलैप्स है। कि भैया मैं मेरा देख रहा हूँ, तुम तुम्हारा देखना चाहते हो तो देखो, वरना टो माई लाइन। कल शायद ट्रम्प चला जाए दोस्तों, पर डैमेज कहीं नहीं जाने वाला है। उसके बाद का जो प्रेसिडेंट आएगा, वो स्पीचेस कम करेगा, माफी ज्यादा मांगेगा। घूम घूम के दर दर पे जाकर उसको माफी मांगनी पड़ेगी लोगों से कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरा पिछला प्रेसिडेंट पगला था, पगलायत में आकर उसने बड़बा बहुत सारा बड़बोलापन कर दिया है, बहुत कुछ बड़बड़ कर दिया है। प्लीज उसे भूल जाओ, आई नीड टू रीराइट एवरीथिंग। और तब घुटनों पे आ जाएगा अमेरिका। बहुत ज्यादा तकलीफ होगी अमेरिका को, बहुत ज्यादा। ये ट्रम्प के बाद वाला जो प्रेसिडेंट आएगा, वो पूरा का पूरा इसका बैगेज कैरी करेगा। और जब ये बैगेज कैरी करेगा, बस फट जाएगी अमेरिका की, फट जाएगी। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, फट जाएगी। दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज, नो वन विल ट्रस्ट देम, नो वन विल गिव देम बिजनेस, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोगों ने डाइवर्सिफाई कर दिया है। एंड लेट्स बी प्राउड, भारत वो फर्स्ट कंट्री था जिसने अमेरिका से हट के सब डाइवर्सिफाई किया। लेट्स बी प्राउड। अगेन ग्रैंड सल्यूट टू मोदी जी विजन। मोदी जी का जो विजन था एकदम क्लियर था। अमेरिका से हटो, दूसरे मार्केट ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया को ढूंढो, अफ्रीका को ढूंढो, यूरोप से एफटीए जल्दी जल्दी क्लोज कराओ। हैट्स ऑफ टू मोदी जी। एंड आज भारत को हर कोई फॉलो कर रहा है भारत का मॉडल, कि अमेरिका से पल्ला झाड़ो, जितना टैरिफ लगाने लगा, मैं तेरे इधर माल ही नहीं बेचूंगा, मुझे टैरिफ का ना फर्क पड़े कुछ। चलिए दोस्तों, इस सेशन का यही अंत करते हैं। फिर मिलेंगे एक और सेशन में। आई एम प्लानिंग टू डू अनदर सेशन ऑन रीसेंट, बांग्लादेश में भी कुछ कुछ हुआ है, उस पर भी एक वीडियो अभी करूंगा मैं। वो भी आपके पास आएगा। और एक वीडियो और है मेरे माइंड में, पता नहीं वो मैं कर पाऊंगा आज या नहीं, पर दैट इज ऑन टर्की, हाउ इंडिया इज काउंटरिंग टर्की। चलिए फॉलो कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग देखते जरूर है, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज प्लीज कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।